मेरे प्रिय छात्रों, हिंदी व्याकरण के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग हिंदी व्याकरण के इसके पहले वर्ण का जो वीडियो आया था उसको निश्चित रूप से देख चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आप लोग उसका फेयर कर लिए होंगे और निश्चित रूप से रिवीजन कर रहे होंगे। आइए अब हम लोग शब्द विचार को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना होता है बच्चों शब्द, कि शब्द क्या होता है। कोई भी विषय जब हम लोग कोई भी भाषा वाला विषय जब हम लोग पढ़ने जाते हैं तो हम लोग माने छोटे से छोटे इकाई से शुरू करते हैं। जैसे अंग्रेजी में छोटा से छोटा इकाई उसका ABCD होता है, उसको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। उसी तरह हिंदी में छोटे से छोटा इकाई वर्ण होता है, उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं या और वर्ण को पढ़ाई करते हैं, वर्ण विचार कहते हैं। जब हम लोग वर्ण पढ़ लेते हैं, अल्फ़ाबेट पढ़ लेते हैं, तब उन वर्णों को जोड़ करके जो शब्द बनता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी में भी जैसे वर्ण हम लोग पढ़ लिए, क पढ़ लिए, म पढ़ लिए, ल पढ़ लिए, अब तीनों को जोड़ देंगे तो कमल हो जाएगा, तो कमल एक शब्द है। अब उस पर हम लोग विचार करते हैं। तो शब्द की परिभाषा होती है बच्चों कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यहां पर एक बात आया बच्चों, सार्थक मेल तो समझ में आया कि दो वर्ण को मिला दिए। अब सार्थक का मतलब उसका अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दो वर्ण मिलाए, कुछ भी मिला दिए और उसका अर्थ नहीं निकला तो भी शब्द है, ऐसा नहीं है। ठीक है बच्चों, जैसे राम, शहर, आंख इत्यादि, इन सब से आपको अर्थ निकलता है। जैसे राम हमने कहा तो आपको समझ में आया कि वो महापुरुष राम, भगवान राम। शहर कहा तो आपको नगर, शहर, टाउन वगैरह समझ में आया। आंख कहा तो अंग समझ में आया। तो ऐसा शब्दों का, अक्षरों का, वर्णों का ऐसा मेल होना चाहिए जिससे कुछ अर्थ समझ में आता है, तो उसी को कहा जाता है सार्थक मेल। तो वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। अब हम लोग आते हैं शब्द और पद के बारे में समझते हैं। शब्द और पद क्या होता है बच्चों, इसको देखिए। शब्द और पद, देखिए बच्चों, वही शब्द जैसे राम है, राम एक शब्द है क्योंकि यह अकेला लिखा हुआ है। यही जब वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तो वह पद हो जाएगा। जैसे राम आम खाता है, हम लोग वाक्य में प्रयोग किए ना, राम आम खाता है। अब राम वाक्य के अंदर आ गया तो राम एक पद हो गया, और केवल अकेला यहां राम लिखा हुआ है तो राम शब्द है। बस इतना ही अंतर है। वाक्य में प्रयुक्त अक्षरों के मेल को, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। और यही शब्द जब अकेला रहता है तब शब्द कहलाता है। जैसे राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें राम क्या है, इसमें राम पद है। राम क्या है बच्चों, पद है। यदि अकेला वही राम रहता तो वह राम क्या हो जाता, शब्द हो जाता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शब्द और पद में अंतर समझ में आ गया है। अब हम लोग आते हैं शब्दों के भेद पर। आप लोग इस तरह स्टार दे दीजिए या कुछ हाईलाइट कर दीजिए, लिखिए शब्दों के भेद। शब्दों के भेद डायरेक्ट नहीं दिए जाते बच्चों, तो शब्दों के भेद के आधार होते हैं। शब्दों को 4 आधारों पर
4 आधारों पर भेदों में बांटा गया है। 4 आधार पर इनके भेद होते हैं, भेदों में बांटा गया है। आप लोग ध्यान से लिखिए कि अशुद्धि वगैरह नहीं हो। शब्दों को 4 आधार पर भेदों में बांटा गया है। पहला, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। पहला है बच्चों अर्थ के आधार पर। पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। दूसरा है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। तीसरा है बच्चों उत्पत्ति के आधार पर। और चौथा है रूप परिवर्तन के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर। अब एक एक करके इन आधारों को हम लोग लेते हैं और शब्द की परिभाषा को आगे बढ़ाते हैं। अब लेंगे पहला, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। सार्थक शब्द तथा निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द की परिभाषा लिखेंगे। सार्थक शब्द की परिभाषा, वे शब्द जिनके कुछ निश्चित अर्थ होते हैं, कुछ निश्चित अर्थ होते हैं, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे में ले लीजिए, जैसे रोटी। अब रोटी कहने से आपको समझ में आ रहा है ना जी, खाने वाला रोटी। चाय, शहर इत्यादि। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग अपने फेयर में इसको शामिल कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, आप सार्थक शब्द पढ़ लिए हैं कि सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कुछ अर्थ होता है। जैसे हमने कहा रोटी, कहते हैं रोटी वोटी खा लो, तो रोटी कहा तो रोटी का अर्थ तो होता है, और रोटी के साथ वोटी कहते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता। चाय वाय पीजिएगा तो चाय का तो अर्थ होता है, परंतु चाय के साथ हमने जो वाय कहा उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई कोशगत माने डिक्शनरी में कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। आप हिंदी का भी डिक्शनरी होता है जिसमें आप जो कठिन शब्द होते हैं उनका आप आसान शब्द समझ सकते हैं, चाहे उसका अर्थ समझ सकते हैं। तो निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका डिक्शनरी में कोई अर्थ नहीं लिखा हुआ है, वे सब निरर्थक शब्द हैं। आइए अगला, व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द होता है बच्चों कि जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे हमने लिया राज का खंड किया, रा और जौ। जब हमने रा और ज किया तो रा और ज से रा अलग हो गया, ज अलग हो गया। दोनों को जब टुकड़ा करते हैं तो ना तो रा से कोई अर्थ निकलता है, ना ही कोई ज से अर्थ निकलता है। तो चूंकि दोनों से अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों को खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, टुकड़ा करने पर अर्थ नहीं निकले, मिलाने पर तो अर्थ निकलेगा ही, टुकड़ा करने पर अर्थ नहीं निकलेगा तो रूढ़ शब्द होगा। यौगिक शब्द, 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। 2 शब्द से मेल से बनेगा परंतु दोनों का अर्थ होगा। जैसे हिमालय जो बना है वह हिम और आलय से बना है। हिम बने होता है बर्फ और आलय बने होता है घर, तो बर्फ के घर को हम लोग हिमालय कहते हैं। तो 2 शब्द से बना, हिम और आलय से बना, पर दोनों का अर्थ है
तो ऐसे शब्द को हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। दो सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। योगरूप शब्द वे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें योगरूप शब्द कहते हैं। इस शब्द को जरा ध्यान से समझिए। कह रहा है लंबोदर, लंबोदर हम कहते हैं किसको? गणेश जी को। लंबोदर हम किसे कहेंगे? देखिए लंबोदर जी आ रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि वे गणेश जी हैं, गणेश जी आ रहे हैं। तो गणेश जी आ रहे हैं तो देखिए बना है लंबा और उदर से मिलकर बना है। यह शब्द किससे बना है? लंबा से और उदर से। तो हमने कहा लंबोदर, तो ना तो हमने लंबा को कहा और ना हमने पेट को, उदर मैंने पेट होता है, ना हमने पेट को कहा। हमने तो किसी को नहीं कहा, हमने कहा गणेश जी को। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने अर्थ को छोड़ देते हैं और कोई दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, तीसरा अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, तो उनको हम लोग योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंकज माने कमल होता है, गिरिधारी माने कृष्ण इत्यादि। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, वर्ण संकर। तत्सम शब्द संस्कृत के वे मूल शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि संस्कृत में भी है, हिंदी। गौ, गौ संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। तो इसी तरह कुछ शब्द है जैसे आहार, वंश, संगीत, अंक, ईर्ष्या, ये संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों हूबहू उनका प्रयोग कर दिया जाता है, इसलिए इन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। तो बच्चों आप लोग क्या कीजिए, अपना वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर में इन बातों को शामिल कर लीजिए। अब तत्सम शब्द आप पढ़ लिए थे। तत्सम का मतलब होता है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, तो अग्नि से दूसरा भी शब्द बन गया आग, चंद्र से बन गया चांद, तो अग्नि हो गया तत्सम और चंद्र हो गया, आग हो गया तद्भव, चंद्र हो गया तत्सम और चांद हो गया तद्भव। तो आइए अब तद्भव शब्द की परिभाषा देखते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो अपना रूप बिगाड़कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, या कहेंगे संस्कृत के शब्दों का बिगड़ा रूप जो हिंदी में प्रयुक्त होता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे ओष्ठ, ओष्ठ जो है उससे बन जाता है ओठ, अग्नि से आग, चंद्र से चांद इत्यादि। देशज शब्द अपने ही देश की बोलचाल से आए शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे हम लोग के देश में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, तो उन भाषाओं में से कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हीं शब्दों को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। क्योंकि अपने देश की बोलचाल की भाषाओं से ये शब्द आए हुए हैं, इसलिए ये देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खोता भोजपुरी का शब्द है, तिलौरी भोजपुरी का माने हम लोगों के यहाँ का शब्द है, भड़ास, बेसन इत्यादि विदेशज शब्द। जैसे देशी भाषा से जो शब्द आया वो देशज शब्द हो गया। दूसरा विदेशी भाषा से जो शब्द हिंदी में आया है और हिंदी में प्रयोग किया जाता है वह विदेशज शब्द होता है। जैसे स्टेशन, स्कूल, मीटिंग, हाउस इत्यादि। तो हम लोग कहते हैं ना मीटिंग करने जा रहे हैं, तो मीटिंग हम लोग का शब्द नहीं है, यह अंग्रेजी का शब्द है, परंतु हिंदी में तो आराम से प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये सब शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब वर्ण संकर शब्द दो भाषाओं से मिलकर जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें वर्ण संकर शब्द कहते हैं। दो भाषा से मिलकर, जैसे रेलगाड़ी, रेल किसका शब्द है? हिंदी का शब्द है, इंग्लिश का शब्द है। और गाड़ी किसका शब्द है? हिंदी का। दोनों को मिला दिए तो वर्ण संकर, रेलगाड़ी क्या हुआ? वर्ण संकर हो गया। पॉकेट मार, टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का शब्द है, घर हिंदी का शब्द है, दोनों मिला दिए तो टिकट घर हो गया। यह हो गया आपका वर्ण संकर शब्द। अब आइए अंतिम, रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है बच्चों? तो वे शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन तथा कारक के आधार पर अपने रूप बदलते रहते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब समझिए, लिंग के आधार पर एक क्रिया हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग कहेंगे खाना, खाना क्रिया से वाक्य बनाएंगे तो लिंग लड़की होगी तो कहेंगे वह खाती है या वह खा रही है, लड़का होगा तो कहेंगे वह खा रहा है। तो देखिए खाना से बन गया खा रही है, खा रहा है, लिंग के आधार पर बदल गया। कह रहा है वचन, वचन का मतलब हुआ जैसे एक वचन, बहुवचन। एक वचन है वह खाता है, अब बहुवचन है वे लोग खाते हैं, तो खाता है खाते हैं बदल गया।
तो देखिए लिंग पुरुष वचन के आधार पर क्या हुआ, यह अपना रूप बदल जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग कहते हैं विकारी शब्द, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब अपना रूप बदलते हैं। इसमें इत्यादि नहीं लिखेंगे क्योंकि इतना ही होता है। ये अविकारी शब्द, वे शब्द जो लिंग पुरुष वचन तथा कारक के आधार पर अपने रूप नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का मतलब जैसे वे लोग तेज दौड़ते हैं, तो वे लोग आया तो दौड़ते हैं, इसमें आ गया तेज, तो तेज, वह तेज दौड़ता है, एक वचन आया तो भी तेज है, बहुवचन आया तो भी तेज है। तो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बता रहा है वह संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक ये सब होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, ये अपना रूप नहीं बदलते हैं। एक बात आपको यहाँ बच्चों ध्यान रखना है कि अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप अपने वीडियो को पॉज कर लीजिए और जो कुछ भी यहाँ लिखा गया है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लोग उतार लीजिए। इस प्रकार बच्चों आपका शब्द जो है वह समाप्त होता है। आप लोग हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं। मेरा जो YouTube पर कोचिंग क्लास चलाने का जो उद्देश्य है, इसमें आप लोग सहभागी होकर के इसको सफल बना रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि यहाँ पर कोचिंग चल रहा है, यहाँ से आप पढ़ाई कर लीजिए। आप कहीं भी कोचिंग करते हो, जो थोड़ा बहुत भी छोटा मोटा बात रहता है वो यहाँ से आप पूरा कर सकते हैं। इन सब कार्यों के लिए आपको बहुत बहुत दिल से बधाई।